हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, जो मैंने पिछले क्लास में आपका अल्टरनेटिंग करंट शुरू किया था, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का आपका दूसरा लेक्चर है। तो मैंने जहाँ तक लास्ट क्लास मैंने जहाँ तक कराया था, मैं वहीं से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो पिछले क्लास में थोड़ा बता दूँ मैंने क्या बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताया था। उसके बारे में फिर आपको हमने साइनसोइडल ग्राफ दिखाया था और उसके इक्वेशन की बात की थी। ठीक है, तो उस इक्वेशन से हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी पहले लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किए हैं, आप इस सेकंड लेक्चर को देखने से पहले आप पहले लेक्चर को देख लें। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, मतलब जो लेक्चर दूसरा करा रहा हूँ आज। ठीक, तो हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन कि हमारा आया था I = I0 साइन ओमेगा टी। उसके बाद इसी में मैंने कहा था कि I0 साइन ओमेगा के जब पे हमने क्या पुट कर दिया था 2πf × t, और इसी के जब पे हमने एक और लिखा था I0 साइन ये 2πf के जब पे क्या होता है 1/T यानी टाइम पीरियड × t। तो इस तरह से आपको हमने ये क्या बताया था, 3 इक्वेशन बन के आया था आपका। ठीक है, 3 इक्वेशन बन के आया था ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, उसके बाद इसमें बता दूं कि मैंने क्या बताया था कि ये जो आपका क्या है अल्टरनेटिंग करंट है, और ये I0 क्या है मैक्सिमम करंट, यानी इसी को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है इसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको जरा डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, ओमेगा और टी के अकॉर्डिंग, या एफ और टी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, या टी के टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये आई की वैल्यू चेंज हो रहा है कैसे, इस ग्राफ में मैं दिखा रहा हूँ। इस ग्राफ को ध्यान से समझना है। पहले तो ये इस I0 को मैंने बताया था, फिर से मैं बता दूं, ये जो है ना, ये ऊपर जो नीचे ये जो हो रहा है क्या करंट हो रहा है। इधर क्या होता है एक्स एक्सिस की तरफ टाइम, ठीक है, और इधर क्या होता है करंट। तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस की तरफ करंट है, और वाई एक्सिस में मैक्सिमम कहाँ तक गया है करंट, यहाँ तक है ना। तो मैंने बताया था ना कि इधर जाए मैक्सिमम या फिर इधर मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये होता है एम्पलीट्यूड यानी I0। ठीक, तो इस I की ये जो है ना, ये I0 क्या है मैक्सिमम वैल्यू है इस I की। ठीक है, उसके बाद और इसमें मैं दिखा रहा हूँ ये I जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, इस साइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये साइन फंक्शन जो है आपका मैक्सिमम कितना होता है, साइन फंक्शन जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है साइन का, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका 1। ठीक है, तो आप इसका मैक्सिमम वैल्यू जब लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जब इसमें आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा I0 × 1, यानी I = क्या गया I0, यानी I जो है इस साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और साइन की जब हमने मैक्सिमम वैल्यू लिया यानी जो कि 1 होता है, तो ये I की मैक्सिमम वैल्यू कितना है I0। तभी मैंने कहा कि ये I0 क्या है, इसी का ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या है कोई सी वैल्यू। क्लियर, जैसे यहाँ पे भी कुछ I की वैल्यू है, यहाँ पे अलग I की वैल्यू है, यहाँ पे अलग I की वैल्यू है, यहाँ पे अलग I की वैल्यू है। तो देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। उस तरह से नीचे भी यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है जो कि I0 है। ठीक है, तो इसी I की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है I0 होता है, वो मैंने दिखा दिया। क्लियर, अब इसमें हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट है लगातार क्या होता है, इसका डायरेक्शन रिवर्स होता रहता है। ठीक है, और कंटिन्यूसली ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली लगातार। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें जो फ्रीक्वेंसी है कि ये जो क्या है एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। तो अब कभी पूछ दिया जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो हमारे जो इंडिया में है ना, इंडिया में आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, और बाकी फॉरेन कंट्री में देखा जाए, ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में जो हमारा AC करंट है, जो घर में हमारे करंट जो आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। फॉरेन में जो होते हैं ये आपका कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी होता है। ठीक है, अमेरिका USA वगैरह में ये 60 हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में 50 टाइम्स इधर उधर 50 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, मतलब 50 टाइम्स उधर 50 टाइम्स इधर। ठीक है, यानी 50 टाइम्स अप 50 टाइम्स डाउन कह सकते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में यानी एक साइकिल में इस अल्टरनेटिंग करंट की AC की एवरेज वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, एवरेज वैल्यू की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो I = I0 साइन ओमेगा टी है, ये हमारा जो करंट है ये I अल्टरनेटिंग करंट, ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस मतलब ये हर एक टाइम पे मैंने दिखाया कि ग्राफ में कि आपको हर एक टाइम पे ये वैल्यू वेरी करता रहता है, एनी टाइम वेरी करता है। ठीक है, तो हमें इसका एक एवरेज चाहिए। ठीक है, एवरेज का मतलब
कुछ अप्रॉक्स करके एक आइडिया, क्योंकि ताकि हम पता कर सके कि हमारे अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि मान ले कि अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें हमने अगर इंस्ट्रूमेंट लगाया अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने जाएंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है, हमेशा रेगुलर चेंज हो रहा है, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी जीरो, कभी डायरेक्शन चेंज। तो जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे इसमें, तो फिर कैसे पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपका रेगुलर उसका चेंज हो रहा है। तो उसी को हम मेजर करने के लिए कुछ एक तरीका लगाते हैं, क्या कि उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक अप्रॉक्स पता चल जाए कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि वो एनी टाइम आपका वेरी कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या बात करें, एवरेज वैल्यू की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में कितना एवरेज वैल्यू आएगा, मतलब ओवरऑल करंट कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है, और हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए ये क्या आपका, ये आपका वेरिएबल है, एनी टाइम वेरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ वेरी कर रहा है, तो उसको वेरी करने में आपको कुछ टाइम लग रहा होगा, ठीक है। तो वेरी करने में आपको कुछ टाइम लग रहा होगा, तो मान लीजिए जैसे इसका मैंने बताया कि काफ़ी जल्दी वेरी करता है, मतलब इसको वेरी करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कुछ थोड़े से टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए ये कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिली होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि आपको ये लगातार वेरी करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू, कुछ टाइम के लिए तो ये वैल्यू फिक्स रही होगी ना। उसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू मिली होगी, तो इससे मान लीजिए कुछ टाइम हुआ होगा t = 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के लिए कुछ तो वैल्यू मिली होगी ना, ठीक है। तो एक छोटे से टाइम के लिए देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स रहा होगा, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर अ स्मॉल टाइम, फॉर अ स्मॉल, वेरी स्मॉल के लिए स्मॉल टाइम dt, हमने एक टाइम लिया dt का मतलब जब बहुत छोटा टाइम ना, तो उसके लिए हम dt यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं आपके t टेंड्स टू 0, मतलब t जब लगभग एकदम 0 के बराबर हो जाए ना, लगभग 0 नहीं, लगभग 0 के इक्वल, तो उस केस में हम टाइम को क्या बोलते हैं, dt बोलते हैं। फॉर अ स्मॉल टाइम dt, ये क्या रहा होगा, करंट, अल्टरनेटिंग करंट रिमेन्स, मतलब एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि फॉर अ स्मॉल टाइम dt AC रिमेन्स कांस्टेंट, थोड़े से टाइम के लिए कांस्टेंट जरूर रहा होगा, ठीक है। और करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो किसको बोलते हैं, चार्ज के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट फ्लो बोलते हैं। देन स्मॉल चार्ज, जब हमने टाइम कांस्टेंट लिया, छोटा सा टाइम लिया, तो स्मॉल चार्ज भी थोड़ा सा ही फ्लो होगा ना, स्मॉल चार्ज dq इज फ्लो इन dt, है ना, विच इज गिवन बाय dq = I dt, ठीक है। एक करंट है I जो कि छोटे से टाइम के लिए फ्लो हुआ है, तो उसमें एक छोटा सा ही चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं ना कि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, IT, है ना, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है ना, तो चार्ज, छोटा सा चार्ज इक्वल टू करंट इंटू छोटा सा टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों हमने किससे लिया, करंट के डेफिनेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे इस I की वैल्यू क्या हमारा, I0 sin ω t लिख दिया, ये पुट कर दिया, और आपका dt ये, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चार्ज निकला, ठीक। अब हमें इस पूरा कंप्लीट चार्ज निकालना है पूरे एक साइकिल के लिए। एक साइकिल मतलब यहाँ आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक t टाइम इंटरवल के लिए, मतलब जीरो से लेके यहाँ पर t टाइम हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो जब ये कंप्लीट पूरा चार्ज चाहिए होता है ना, तो हमें एक तरीका होता है क्या, कि टोटल चार्ज Q अगर निकालना है, टोटल चार्ज Q आपको अगर निकालना है, तो इस छोटे से चार्ज को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल चीज़ों को पूरा लाने के लिए आपको इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। अब ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, तो मैंने बताया कि लिमिट क्या लेना है इसका, 0 से t। अब ये dq की वैल्यू कितना है, I0 sin ω t dt, ठीक है। और ये इसमें I0 तो कांस्टेंट है आपका, ये t dt जिसमें ये लगा हुआ ना, ये आपका वेरिएबल है, टाइम आपका वेरिएबल है ना, कह रहा है 1 कंप्लीट साइकिल के लिए। तो इसमें लिमिट क्या लेंगे, 0 से लेके t तक, क्योंकि टाइम कहाँ तक लेना है, 0 से t तक, कैपिटल T है नहीं, 1 साइकिल के लिए, एक साइकिल में जो टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, I0 को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, बचा क्या हमारा, साइन ω t dt।
ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का 0 से t है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो फंक्शन का जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उससे नीचे डिवाइड हो जाता है। ये आप इंटीग्रेशन में जानते हैं पहले से, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेना है 0 से t तक, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है, ठीक। अब नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं फिर से आपको मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमारा क्या है I0, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, इस ओमेगा की वैल्यू रख देना है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपन में कैपिटल टी, और नीचे भी ओमेगा है तो 2 पाई अपन में कैपिटल टी इंटू 0 से t, और ये साथ में आपका क्या है t स्मॉल t, ठीक है। अब जो भी इसमें ये 2 पाई अपॉन टी इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा I0 t अपॉन में 2 पाई, ये बाहर आ गया, और माइनस बाहर ले सकते कॉमन, ठीक है। अंदर आपका रह गया कॉस 2 पाई अपन में t इंटू टी, और ये 0 से t। अब ये 0 से t किसकी वैल्यू, t वेरिएबल इसमें t है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ बाहर में क्या है आपका I0 t अपन में 2 पाई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है इस t की ना, t की हम वैल्यू यहाँ पे t तो हमने पुट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन में t, इस t की जगह पे कैपिटल T पुट करेंगे, माइनस इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते हैं अपर लिमिट पुट करते हैं t की जगह पे माइनस लोअर लिमिट, यानी कॉस 2 पाई अपॉन में t इंटू यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट करेंगे ना लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस I0 t अपॉन में 2 पाई, यहाँ ये टी कट गया कॉस 2 पाई, यहाँ से आ गया आपका कॉस 2 पाई, अब माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0 इंटू समथिंग 0 यानी कॉस 0, ठीक है। अब देखना है आपको माइनस I0 t अपॉन में 2 पाई कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई आपका ये होता है, ये लाइन कॉस पाई यहाँ तक होता है, कॉस 2 पाई वापस यहाँ एक सर्कल यानी कॉस 0 के बराबर, कॉस 2 पाई जो होता है कॉस 0 के ही बराबर होता है, यानी इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, यहाँ सबका 0 मिला, और 0 ये 0 मिलेगा आपको, और यहाँ समथिंग 0 इंटू समथिंग क्या होने वाला है पूरा का पूरा 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो करंट आपका चार्ज फ्लो कितना आ गया, एवरेज चार्ज फ्लो 0 आ गया, तो आई एवरेज यानी कि आई इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो ये 0 है तो टाइम कुछ भी हो क्या मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग 0, यानी एवरेज करंट भी क्या मिला 0 मिला, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट आपका 0 मिला, क्यों 0 मिला इसको समझते हैं जरा। एवरेज एक कंप्लीट साइकिल में क्या होता है कि जितना करंट इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ उतना ही चार्ज वापस इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया ना, एक कंप्लीट साइकिल में, है ना। जैसे ये पॉजिटिवली दिखाया और ये नेगेटिवली दिखाया, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यानी हमेशा एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप AC करंट की वैल्यू निकालेंगे ना तो हमेशा क्या मिलेगा वो 0। नेक्स्ट हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ AC, ठीक है ना। ये वाली लाइन हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ AC, लेकिन हमने देखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC जो होता है कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं हम डिफाइन करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ AC को जो है डिफाइन किया गया है किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट in the same time as is sent by the given alternating current। मतलब समझना इसको कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज, ठीक है ना, सेम चार्ज इन अ सर्किट। कह रहा है जो एवरेज वैल्यू है AC का वो डायरेक्ट करंट के वैल्यू के इक्वल है। कौन से डायरेक्ट करंट के, विच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट as in the circuit in the same time as it is sent by the given alternating current। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो AC का जो एवरेज वैल्यू है ना उसको आपको कंपेयर किया गया DC की वैल्यू से, कि DC करंट की वो वैल्यू जो उतना ही चार्ज सेंड करे जितना कि अल्टरनेटिंग करंट सेंड करता है हाफ साइकिल में।
हाफ टाइम पीरियड में। जैसे मान लिया कि कोई एसी करंट है, वो 20 कूलम चार्ज आपका सेंड कर रहा है हाफ टाइम पीरियड में, ठीक है ना। एसी करंट जो है वो 20 कूलम चार्ज सेंड कर रहा है हाफ टाइम पीरियड में। तो हमें डीसी की कितनी वैल्यू लेनी होगी जो कि 20 कूलम ही चार्ज सेंड करे हाफ टाइम में, वही क्या कहलाएगा, इस एसी का एवरेज कहलाएगा। अब फिर से हमारे पास क्या है, एसी का जो होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम ये एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं और इस बार एवरेज वैल्यू कुछ निकल के आएगा क्योंकि इस बार जीरो नहीं होने वाला है, हाफ साइकिल के लिए हम निकाल रहे हैं। फिर से वही आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, एक वेरिएबल करंट है, लेकिन एज्यूम करते हैं फिर से, एज्यूम फॉर स्मॉल टाइम है ना, डी टी आई बी कॉन्स्टेंट। हमने मान के चला कि कुछ छोटे से टाइम के लिए तो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। एंड सेंड स्मॉल चार्ज डी क्यू, ठीक है, छोटे से टाइम के लिए छोटा सा चार्ज सेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, हमें टोटल चार्ज निकालना है, चार्ज की हेल्प से टोटल चार्ज कितना सेंड करे वो निकालना है ना। तो टोटल चार्ज फिर से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ठीक, यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी की जब क्या हो जाएगा आई डी टी, आई क्या है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आपका जो होगा आई की जगह पे क्या रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ भी हम लिख सकते थे आई डी टी है ना, यहीं पे हम लिख देते हैं आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी और साथ में डी टी। तो इस आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, ठीक। अब इस बार इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, जीरो से हाफ, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए निकालना है, ठीक है। अब फिर से ये आगे क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट करेंगे तो आई नॉट तो आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, साइन ओमेगा क्या होता है कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और साथ में मैंने बताया था कि जो वेरिएबल के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं मालूम तो आपको इंटीग्रेशन जान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपन में ओमेगा, और कहाँ से जीरो से टी अपॉन टू। अब यहाँ से क्यों निकाल रहा हूँ मैं, आई नॉट माइनस बाहर ले लिया, कॉस ओमेगा की वैल्यू कितना होता है 2 पाई अपन में कैपिटल टी इंटू, और नीचे भी 2 पाई अपन में कैपिटल टी, ठीक है। ये फिर से क्या हो जाएगा आई नॉट माइनस आई नॉट टी अपन में 2 पाई, इसको बाहर निकाल लिया और अंदर में आपका रह गया, अच्छा कहाँ से करना है, जीरो से टी अपॉन 2 तक। तो अंदर क्या हो जाएगा आपका कॉस 2 पाई अपन में टी स्मॉल टी जीरो से टी अपॉन 2, ठीक है। अब इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ ऊपर, इसको नोट डाउन कर लिया। क्यू इक्वल टू क्या जाए आपका आई नॉट टी अपन में 2 पाई ब्रैकेट में, एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई अपन में टी, इस टी के जब पुट करते हैं, क्या वेरिएबल ये है ना टी अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस 2 पाई अपन में टी इंटू 0, ठीक है। ये दोनों हमने लिमिट पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बाहर आपका क्या है माइनस में यहाँ पे, ठीक है, माइनस आई नॉट टी अपन में 2 पाई, यहाँ से कट के आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा, कॉस पाई माइनस यहाँ से ये पूरा क्या आ जाएगा 0 इंटू समथिंग 0 कॉस 0, ठीक है। अब देख सकते हैं आपको माइनस आई नॉट टी अपन में 2 पाई कॉस पाई यानी 180, कॉस 180 की वैल्यू कॉस 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 होता है -1 और कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो -1 -2 हो गया आपका, ठीक है। अंदर से क्या हो जाएगा आई नॉट टी अपॉन में 2 पाई इंटू -2, ये माइनस माइनस कट गया और ये 2 से 2 भी कट गया। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, Q इक्वल टू आपका आ जाएगा आई नॉट टी अपॉन में पाई आ जाएगा, है ना, ये आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज करंट। एवरेज करंट मतलब वही फॉर्मूला लगाएंगे, आई एवरेज क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपन में टाइम, चार्ज ले लिया और टाइम कौन सा लेंगे हम, टी हाफ, ठीक है, क्योंकि जितने टाइम के लिए हम चार्ज लेंगे उतने के लिए टाइम लेंगे ना, तो हम चार्ज कितने हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं, टाइम भी हाफ। अब इस क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम पुट कर देंगे,
तो आई एवरेज कितना हो जाएगा आपका, क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नॉट टी अपन में नीचे पाई है और ये टी अपॉन 2 है, 2 ऊपर आपका चला जाएगा, तो ये 2 आपका 2 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, हाँ ठीक है। तो 2 अपन कितना हो जाएगा आपका, ये 2 ऊपर चला गया और नीचे टी कट गया, तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट अपन में पाई, ठीक है। अब 2 अपॉन पाई को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आता है 2 अपॉन पाई को जो सॉल्व करेंगे ना, तो ये आता है 0.637, यानी आई नॉट 0.637 आई नॉट, ये आ गया आई एवरेज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम करंट, है ना, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी अगर एवरेज करंट के ये आपका निकल के आ गया, ठीक है ना, और एवरेज करंट अगर आपको निकालना है तो क्या करना है आपको, मैक्सिमम करंट में इससे 0.637 से मल्टीप्लाई करना है। और ये देख सकते हैं ये वैल्यू जो है 1 से छोटी है, यानी मैक्सिमम करंट में अगर 1 से छोटी सी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा आई नॉट से, यानी आई एवरेज जो है वो आई नॉट से हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा ना, क्योंकि एवरेज निकाल रहा है, तो न मैक्सिमम न मिनिमम, बीच में कुछ एवरेज, ठीक है। तो ये आई एवरेज निकलता है। और आई एवरेज किसके लिए डिफाइन करते हैं, हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, या ये फिर 2 आई नॉट अपन में पाई, ठीक है, या 0.637 आई नॉट। मैंने आपको एवरेज करंट के बारे में बताया, ठीक है। आज के लिए आपको इतना ही। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे आपको वीडियो बनाए जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, यानी कि आपका लेक्चर पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।